नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो डिस्कस करने वाले हैं इथिक्स पेपर 1 का जो जीएस पेपर है उसमें से इथिक्स एंड इंजीनियरिंग वैल्यूज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे देखिए क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में इसका वेटेज जो है इस पेपर का 28 मार्क्स के आए थे टोटल, है ना। 2020 में ये थोड़ा कम मार्क्स का आया, इसमें जो है 12 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 12 ही आए थे आपके, 12 ही। बट इन 2019 इस पेपर से आपका 28 मार्क्स का पेपर पूछा था, उसके पहले 20 मार्क्स का। सो इथिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है ना। इथिक्स का पेपर जब भी आप सॉल्व करें, एक चीज ध्यान में रखें आप, जस्ट एज्यूम कि मैं भगवान हूं और मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, है ना। ये चीज आप हमेशा एज्यूम करके चलें। अगर आप इस चीज को एज्यूम करके क्वेश्चंस बनाएंगे और थोड़ा सा वर्ड मीनिंग पावर अगर आपका अच्छा है, क्योंकि वर्ड मीनिंग पावर इसमें बहुत मैटर करता है। अगर आपके वर्ड मीनिंग पावर अच्छे हैं तभी आप इस पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्त, है ना। हालांकि ये पेपर स्कोरिंग भी है, और अगर वर्ड मीनिंग अच्छा है तो स्कोरिंग वाकई में स्कोरिंग पेपर है, ये आपका बहुत ही अच्छा पेपर है। सो ये पेपर 1 आपका जीएस, उसमें से एक है आपका इथिक्स एंड इंजीनियरिंग वैल्यूज, है ना। So let's start the first lecture from the ethics and engineering values. This is my WhatsApp number. If you have any query related to GS, then you can WhatsApp me. I will join you in your GS batch, right? GS batch में जो है ज्वाइन कर लूंगा आपको। वहां पर जो है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, एंड कोई भी ब्रांच, एनी ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैन WhatsApp me and I will join you. So this is nothing but your ethics and engineering values. So this is short notes जो मैं ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोफेशंस। प्रोफेशंस होता क्या है ना। इथिक्स एंड इंजीनियरिंग वैल्यूज, इसका मतलब क्या है। व्हाट आर द इथिकल स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। मतलब एक इंजीनियर्स को कैसा होना चाहिए, एक इंजीनियर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या ड्राइवेबल होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, और किन इथिक्स, किस स्टैंडर्ड पे काम करना चाहिए एक इंजीनियर्स को, यही इस सब्जेक्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सो यहाँ पर इस सब्जेक्ट की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि यहाँ पे आपको बिहेवियर सिखाया जाता है कि एक इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए, किस तरह के इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए, किस तरह के स्किल होना चाहिए, किस तरह से दोनों के प्रोफेशंस में रहना चाहिए, और किस तरह एक प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम इस सब्जेक्ट में, दैट इज नथिंग बट योर इथिक्स एंड इंजीनियरिंग वैल्यूज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द प्रोफेशन। प्रोफेशन होता क्या है ना। देखिए अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो कहता है इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्क इन विच देयर इज ए एडवांस एक्सपर्टीज, सेल्फ रेगुलेशंस, कंसंट्रेटेड सर्विसेज टू द पब्लिक गुड, है ना। ऐसा सर्विस जिसमें हम पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, हम लोग पब्लिक बेनिफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोफेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोफेशन। एडवांस एक्सपर्टीज मतलब सोफिस्टिकेट स्किल, थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली है आपके अंदर स्किल होना चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम, प्रोफेशन। सो प्रोफेशन वो चीज है जिसके थ्रू आप किसी भी संस्था में काम करके पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक के लिए एक वेलफेयर आप स्कीम चलाते हैं, वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं आप। That is nothing but called professions, right? So this is called professions. Now come to the next. What is the ethics? Ethics होता क्या है, right? So ethics is nothing but it refers to principle of action that implement or promote moral or ethical values. इसका मतलब क्या समझे, आपकी morality and ethical values को जो promote करता हो, that is called ethics. Morals means a standard of right conduct. Moral मतलब क्या, जैसे बोला जाता है इसकी moral values बहुत है, मतलब क्या, जो राइट ऑफ कंडक्ट है वो बहुत अच्छा है। राइट ऑफ कंडक्ट की जो है वो बहुत ही अच्छा सिचुएशन में उसका है, दैट इज कॉल्ड मॉरल वैल्यूज। सो द मोरालिटी इज नथिंग बट इट प्रमोट्स द इथिकल स्टैंडर्ड्स। जो इथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करता है दैट इज नथिंग बट योर इथिक्स। इसी को बोलेंगे हम इथिक्स। अब प्रोफेशनल इथिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किससे, कॉमन मोरालिटी से एंड पर्सनल इथिक्स से। जैसे कॉमन पीपल दूसरे ढंग से सोचता है
एंड प्रोफेशनल पीपल दूसरे ढंग से सोचेंगे। कोई भी एक, अगर मान लीजिए कोई भी घटना घटती है, तो प्रोफेशनलिज्म जो है, प्रोफेशनल तरीके से लोग अलग तरीके से सोचेंगे, कॉमन पीपल अलग तरीके से सोचेंगे। इसलिए प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो डिफरेंट होता है किससे, कॉमन मॉरलिटी से, राइट। अब प्रोफेशनल एथिक जो है वो क्या होगा, उसके दो फेसेस होंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है उसमें दो फेसेस होंगे, एक को बोलेंगे पॉजिटिव फेस, एक को बोलेंगे हम नेगेटिव फेसेस, राइट। पॉजिटिव फेसेस दिस इज कॉल्ड एस्पायरेशनल एथिक, मतलब आपको एस्पायर करेगा कि चलो ठीक है आपने अच्छा काम किया है, डेफिनेटली एक बार अच्छा काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी आप अपने जिला में देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब उस कलेक्टर के जो अच्छा काम उसके पॉजिटिव फेस है। मान लीजिए कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, मतलब क्या वो नेगेटिव फेस कर रहा है आपका, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एथिक्स। सो ethics having the two face, one is called positive face, another is called negative face. So the positive face is called aspirational ethics and negative face is called preventive ethics. preventive मतलब रोकना, है ना। नेगेटिव, आप कोई भी काम को कर रहे हैं उसको नेगेटिव सेंस में लेकर लेके जाना। प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन का दो फेस हमेशा होगा, जैसे आपके लाइफ का दो फेस हमेशा रहता है, अप्स एंड डाउन्स, है ना। अप्स होते हैं मतलब पॉजिटिव फेस है, डाउन्स आ रहे हैं मतलब नेगेटिव फेस है। होता है वही है जो दोनों फेस को आप कांस्टेंट तरीके से मेंटेन कर सके, दैट इज एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म। सेम एज इट इज हियर इन दिस प्रोफेशंस there have two face of the ethics, one is called positive ethics, a positive face of ethics, another is your negative face of ethics. So for positive face of ethics, this is called aspirational ethics, and for negative face of ethics, this is called preventive ethics. क्या बोलते हैं इसको हम, preventive ethics. चलिए नेक्स्ट वन कर रहा है, ethics and morality having same meaning and which decide what is right or wrong. Right? देखो ethic and morality इस दोनों में अंतर क्या, देखिए ध्यान से। आपको मान लीजिए कोई सर्टेन काम को आप करना चाहते हैं, आपका इथिक्स बोल रहा है कि नहीं ये काम जो है करना सही है, लेकिन मोरालिटी बोल रहा है आपका कि नहीं ये काम करना गलत है। जैसे मान लीजिए आप कि एक आदमी को बचाने के लिए, मान लीजिए आप 100 आदमी को बचाने के लिए 2 आदमी को अगर आप मार रहे हैं, तो ये आपका इथिकल इथिक्स बोलता है कि नहीं चलो सही है, 100 आदमी को बचाने के चक्कर में अगर हम 2 आदमी को मार दिए तो ये सही है। क्यों? क्योंकि ये इथिक्स इथिक्स आपका कहता है कि नहीं सही है, दैट इज द राइट फेस ऑफ इथिक्स, पॉजिटिव फेस ऑफ इथिक्स। बट यही पे सेम टाइम में आपका मोरल वैल्यूज क्या जाग जाता है, आपका इमोशंस जाग जाता है, मोरलिटी हो जाती है। मोरलिटी में आप बोला जाता है कि नहीं यार किसी की हत्या करना ये अच्छी बात नहीं है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मोरलिटी। इट मींस इट रिप्रेजेंट what is the right and what is the wrong. So having the two face of the ethics, this is the positive face as well as negative face, right? So ethics implies the willingness to accept the consequence of actions. Consequence of actions मतलब क्या, जो भी आप actions ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है 10 आदमी को बचाना था, उसमें से एक आदमी को मारना पड़ा आपको, तो आपने क्या लिया, आपने एक्शन लिया। तो जो भी आपके एक्शंस लिए उसके कंसिक्वेंस जो होते हैं उसको फॉलो करता है कौन, इथिक्स। सो इथिक्स इज नथिंग बट आपके मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करता है, दोनों डिफरेंट थिंग्स है, राइट। तो इथिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द इथिक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इथिक्स। तो in this case there are four types of ethics. There are four types of ethics. One is called applied ethics, another is called normative ethics, another is called meta ethics, and another is called descriptive ethics. क्या बोलते हैं सर उसको हम, descriptive ethics. So there are four types of the ethics. कौन कौन से ethics है सर आपके, applied ethics है आपके, right, normative ethics है आपके, meta ethics है आपके, and कौन सा सर आपका descriptive ethics. So there are four types of the ethics: applied ethics, नॉर्मेटिव इथिक्स, मेटा इथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। अब होता है सबसे पहले कि सर अप्लाइड इथिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज द अप्लाइड इथिक्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो ऐसे रिलेवेंट इश्यूज जो बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, है ना, जो मॉरल वैल्यू से रिलेटेड होते हैं, वहां पे जो हम लगाएंगे उसको बोलेंगे अप्लाइड इथिक्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, इच्छा मृत्यु, है ना, हो गया आपका विशिल ब्लोइंग, ये सब क्या है, क्रिटिकल सिचुएशंस है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस है आपके, ये बहुत ही क्रिटिकल रिलेवेंट इश्यूज है ना। विशिल ब्लोइंग क्या होता है, जैसे विशिल ब्लोअर क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है वो चुपके से इंफॉर्मेशन अपने अथॉरिटी को देना, दैट इज कॉल्ड विशिल ब्लोअर। उसी को क्या बोलते हैं हम, विशिल ब्लोअर। मतलब
विशल ब्लोअर क्या करता है, रिवील्स करता है इंफॉर्मेशन को, वो अपना इंफॉर्मेशन को रिवील्स करता है कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ घूस लिया जा रहा है, ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ ब्राइब लिया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम नहीं कर रहा है। कोई ना कोई होते हैं, आपको पता है ऑलरेडी कि पुलिस स्टेशन भी बिना विशल ब्लोअर का काम नहीं करता है, आपको पता ही होगा, है कि नहीं? क्राइम पेट्रोल देख लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जब तक उसके विशल ब्लोअर नहीं होंगे तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। सो जितने भी तरह के सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो भी सेंसिटिव इश्यूज हैं, दैट कम्स अंडर द अप्लाइड एथिक्स। अब बोलेगा सर क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको 4 सिचुएशन दे देंगे, आपसे बोलेंगे ये कौन सा पार्ट है, कौन सा इथिक्स का पार्ट है। सो अप्लाइड इथिक्स का कौन सा पार्ट है, तो अप्लाइड इथिक्स में आपने देख लिया कि सबसे बड़ा चीज है अप्लाइड इथिक्स का, सबसे मेन पार्ट है आपका क्या है कि जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस है उसको हैंडल करता है कौन, अप्लाइड इथिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इथिक्स। व्हाट डू मीन बाय द नॉर्मेटिव इथिक्स? नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होता है? देखिए नॉर्मेटिव इथिक्स का मतलब ये होता है, इसका एक है कि इसको नहीं पता, इसको कोई मतलब नहीं है, राइट? इसको जो है मतलब है सिर्फ क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। नॉर्मेटिव इथिक्स क्या आता है कि द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग टू अदर एज वी वांट टू देम, मतलब हम दूसरों के लिए वैसे ही सोचेंगे जैसा हम खुद के लिए सोचते हैं, राइट? जैसे जैसे आप लोग देखे होंगे नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर कि दूसरे की बहन को अपना बहन समझना, है ना, दूसरी की सिस्टर को अपनी सिस्टर समझना, दैट इज नॉर्मेटिव इथिक्स, है ना। मतलब इस केसेस में आपको एक अच्छा आदमी बनना है। नॉर्मेटिव इथिक्स का मतलब ये कि ये कंसर्न करता है व्हाट इज द राइट और व्हाट इज द रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, उससे कंसर्न होते हैं नॉर्मेटिव इथिक्स। और इसका सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है कि आप दूसरों के साथ वैसा ना काम करें जैसा हम खुद के चाहते हैं कि मेरे साथ ये काम ना हो, है ना। दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव एथिक्स, है ना। जैसे आप किसी दूसरे की सिस्टर को अगर आप अपना सिस्टर समझेंगे तो ऑब्वियस है कि आप वैसा कभी नहीं सोचेंगे कि दूसरी महिलाओं पे ऐसा अत्याचार हो या दूसरे सिस्टर पे ऐसा अत्याचार हो जैसा हम खुद के सिस्टर पे चाहते हैं। दैट इज द केस ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। अगला है सर आपका मेटा एथिक्स। सो व्हाट इज द मेटा एथिक्स? मेटा एथिक्स होता है क्या है, ठीक है ना। ये कंसर्न नहीं होता है कि व्हाट इज द राइट व्हाट इज द रॉन्ग, इसको इस चीजों से मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कि विच इथिक्स हैविंग द डज नॉट कंसर्न व्हाट इज द राइट और व्हाट इज द रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड मेटा एथिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? मेटा एथिक्स। ये इसको मतलब नहीं है क्या सही है क्या गलत है, जबकि ये पूछेगा आपसे नेचर ऑफ द मॉरलिटी, मतलब ये एनालिसिस टाइप ऑफ एथिक्स है। मेटा एथिक्स क्या है? एनालिसिस टाइप है। जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन ले लीजिए, है ना, मान लीजिए किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो इसको इससे मतलब नहीं है कि उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इससे उसको मतलब नहीं है। क्यों आया कैसे, उसको मतलब है क्यों आ रहा है, एनालिसिस पार्ट से मतलब है उसको। दैट इज कॉल्ड मेटा एथिक्स। जैसे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है तो होना या ना होना इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों हो रही है उसके रीजन के बारे में जानना, एनालिसिस करना, दैट इज द मेटा एथिक्स। उसी को बोलेंगे हम मेटा एथिक्स। अगला एथिक्स है सर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव इथिक्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव इथिक्स को हम बोलते हैं कंपैरेटिव इथिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? कंपैरेटिव इथिक्स, मतलब कंपैरिजन करना, है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, है ना, वन सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी के बीच में कंपैरिजन करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, है ना। सो जो भी है, जैसे कॉमन मोरालिटी जो भी होते हैं वो सबके साथ शेयर होता है। कॉमन मोरालिटी की अगर हम जब भी बात करते हैं, कॉमन पर्सन की बात करते हैं हम लोग, तो क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया सबको पढ़ाई करनी चाहिए, सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सभी को जो है राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ फ्रीडम है। तो ये क्या है? कॉमन मोरालिटी है जो हम सबके साथ हम लोग शेयर करते हैं, राइट। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड कॉमन मोरालिटी। चलिए, सो दिस इज नथिंग बट योर टाइप्स ऑफ इथिक्स। तो यहाँ पर देख लिए हम लोग कितने टाइप्स ऑफ इथिक्स थे, 4 टाइप्स ऑफ इथिक्स, मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, आपका अप्लाइड इथिक्स एंड आपका डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। So there are 4 types of the ethical theories and this is nothing but ethics. Now come to the what are the ethical theories? Ethical theories क्या होंगे, है ना। देखिए ethical theories क्या होता है, जैसे हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, है ना, अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें दो चीज होता है, एक तो एक्शन होते हैं और दूसरा क्या होता है? इमोशन होता है। आप एक्शंस के साथ भी जुड़े होते हैं और इमोशंस के साथ भी जुड़े होते हैं, है ना। आपका एक एक्शन होता है कि पॉजिटिव एक्शन हो, नेगेटिव एक्शन हो, एक आपका इमोशंस भी होता है कि पॉजिटिव इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है ना। इमोशनल होना भी बहुत जरूरी है। तो इथिकल थ्योरी यही सब चीजों को डिस्क्राइब करता है ना,
कि आपकी ड्यूटी क्या है, आप किस चीजों को काम कर रहे हैं, किस में आप काम कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग कैसा काम कर रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड इथिकल थ्योरीज, है ना। सो द इथिकल थ्योरीज बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप दूसरों के प्रति कैसा सोच रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर इथिकल थ्योरी, दैट विल डिफाइंड बाय द इथिकल थ्योरीज। सो फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द वर्च्यू इथिक्स, है ना, what is the virtue ethics. So in the ethical theories, the one point is, first point is what is the virtue ethics. So ethics grounded in the virtue and moral character, that is virtuous of mind, character and sense of honesty. Virtue ethics जिससे हम कोई चीजों के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो वर्चुअस होना चाहिए, वर्चुअस माइंड होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, सेंस ऑफ ऑनेस्टी मतलब आप सही सोच रहे हैं, ऑनेस्ट पर्सन है, दैट इज नथिंग बट कम्स अंडर द वर्च्यू इथिक्स, उसी को क्या बोलेंगे हम, वर्च्यू इथिक्स। ठीक है, अगला है आपका डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी मतलब क्या होता है, अब देखो, अब इस वर्ड के बारे में आपको आ जाएगा ऑप्शन, कहेगा वर्च्यू इथिक्स क्या है, डेंटोलॉजी क्या है। डेंटोलॉजी मतलब ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस, दैट इज रूल बेस्ड इथिक्स, है ना, प्रिंसिपल बिहाइंड द एक्शन, दैट इज कॉल्ड डेंटोलॉजी, है ना। सो द डेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू द ड्यूटी, है ना, जो आप काम करते हैं, कर्तव्य आपका क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है आपके, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जो है नेचर के प्रति ड्यूटी क्या है, आपके एनवायरमेंट के प्रति ड्यूटी क्या है, आपका जो है समाज के प्रति ड्यूटी क्या है ना, आपका कर्तव्य क्या है, उस दैट इज कॉल्ड डेंटोलॉजी, है ना। जैसे आप किसी भी समाज से अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस समाज को आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो भी आपको इन्वायरमेंट से मिला है, या जो भी आपको नेचर से मिला है, या जो भी आपकी आपकी सोसाइटी से मिला है, एक ये टाइम एक समय के बाद आपको सोसाइटी को रिटर्न करना है, राइट। सो दिस इज योर ड्यूटी टू रिटर्न टू द सोसाइटी, whatever you gain, this is your duty to return to the society, that is called deontology. So there are two ethical theories, one is the virtue ethics, another is your deontology. So deontology, this is nothing but your duty, obligations, and this is nothing but rule based ethics and having the principle behind the actions, that is nothing but your deontology. Now another one is your teleology. So what is the teleology, that is nothing but your utilitarianism, इसी को बोलते हैं यूटिलिटेरिज्म, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना भैया, मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, माफ करना, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है डूइंग गुड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है डूइंग गुड फॉर ऑल, भगवान समझ लो, आप सबके किसी के बारे में आप बुरा नहीं सोच रहे हैं, है ना। सो द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन टू गुड फॉर ऑल, सबके लिए आप अच्छा सोचें, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कहावत है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड टेलियोलॉजी, और इसी को बोलते हैं हम यूटिलिटेरियनिज्म, है ना। दिस इज नथिंग बट दिस वर्ड। अब बोलेगा व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड, दिस वर्ड का मतलब क्या है, टू गुड फॉर ऑल, ऑल सभी के लिए आप क्या कीजिए, आप अच्छा कीजिए, दैट इज कॉल्ड टू गुड फॉर ऑल। सो द पॉइंट इज यूटिलिटेरियनिज्म, राइट, टू डू वेल फॉर ऑल सोसाइटी, सभी सोसाइटी के लिए अच्छा करें, मोस्ट बेनिफिट टू द मोस्ट पीपल, मतलब आप ऐसा काम करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। अब ये दो तरह का होता है, एक बोलते हैं हम लोग एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, एंड दूसरा को बोलते हैं हम लोग रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। सो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, टेरिज्म, जो भी है पढ़ लेना यार भाई, ठीक है, मेरा नहीं हो पा रहा है। सो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, जो भी है पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज एक्ट, ये क्या कहता है, एक्ट ऑफ एक्शन, मतलब फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्शन रेदर देन रूल्स, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस होगा, रूल पे फोकस नहीं होगा। जैसे इस फॉर एग्जांपल, रूल कहता है अभी कि भैया 10 आदमी को जो है यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होना नहीं है, चलो ठीक है, 10 आदमी को इकट्ठा होना नहीं है, ये बोलता है रूल। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे मर गया अचानक से, या किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो रूल तो कहता है कि 10 आदमी इकट्ठा नहीं होना है, बट एक्शन क्या बोलता है आपको कि नहीं, उसको हेल्प करना है, तो वहां से 10-20 लोग तो आएंगे ही आएंगे, हेल्प करेंगे ही करेंगे। मतलब दिस इज नथिंग बट एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब इस केसेस में रूल फेल हो जा रहे हैं आपके, आप जो काम कर रहे हैं इंडिविजुअल एक्शन उस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। दूसरा कह रहा है रूल, रूल बेस्ड होते हैं, जो मतलब जो कहा है, जो आपके रूल एंड रेगुलेशंस कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड होंगे, है ना। इसमें मोरल रूल्स क्या है, आर मोस्ट इंपोर्टेंट, डू नॉट हार्म अदर, मतलब ये रूल यूटिलिटेरियनिज्म बोलता है कि आप दूसरे को
कभी भी हार्म पहुंचाए नहीं। वैसे भी यूटिलिटेरियन का मतलब ये होता है कि टू डू गुड फॉर ऑल, मतलब सबके लिए आप अच्छा करें, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट हार्म अदर, डू नॉट स्टील, किसी से कुछ चुराना नहीं, है कि नहीं। दिस इज नथिंग बट योर कॉल्ड रूल। चलिए, अब इसके जो है एप्लीकेशंस क्या है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से पढ़ें, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, है ना। अप्रिशिएट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्त। आपका अप्रिशिएशन, आपका जो है जितना अप्रिशिएशन मिलेगा उतना ही मैं काम कर पाऊंगा, तो प्लीज जरूर करें। अगला करा है एप्लीकेशन ऑफ दिस यूटिलिटेरियन थ्योरी इज, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखो दो तरह का एप्लीकेशन, एक होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक होता है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाए आपने, है ना, मतलब इंप्लीमेंट दोज प्रोजेक्ट्स इन विच मैक्सिमम प्रॉफिट, सो इट इज सिमिलर टू यूटिलिटिज्म गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल गुड, है ना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है कि आपका, कि आप वैसा प्रोजेक्ट उठाएं जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट आपको लग रहा है, कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा है, मतलब आप जो है वैसे प्रोजेक्ट को उठाए हैं जिसमें, जैसे यूटिलिटिज्म बोलता है आपको कि सबके लिए आप अच्छा कीजिए, उसी तरह इंप्लीमेंट कीजिए ऐसा प्रोजेक्ट ताकि उस प्रोजेक्ट से सभी लोगों को फायदा हुआ हो। जैसे आपने रोड बनाया, ठीक है, वाटर वाटर टैप वाटर दिया, सबको दिया, नल का वाटर सबको घर घर पहुंचाया आपने, तो ये क्या कर रहा है, ये वाकई में आपको क्या कर रहा है, आपका मैक्सिमाइज कर रहा है ओवरऑल गोल्स को आपका, ठीक है। अगला कर रहा है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या होता है कि बाय दिस सेल्फ दोज प्रोडक्ट्स इन विच मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम बेनिफिट। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस के अंदर ये है ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत कम रिस्क है लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट हो, वैसे रिस्कों को हम लोग चूज करेंगे। तो अभी ऐसा है, यूटिलिटिज्म का दो पार्ट अभी आपका मैंने देख लिया, एक बोल दिया आपका कौन सा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और एक बोल दिया आपका कौन सा, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस है ना। दिस इज योर यूटिलिटिज्म पार्ट। ना अब हम बात करेंगे कि ड्यूटी एथिक्स एंड राइट एथिक्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। So what do you mean by the duty ethics and what do you mean by the right ethics, है ना। ड्यूटी एथिक्स मतलब आपकी क्या ड्यूटी है सोसाइटी को लेकर के, आपकी इंडिविजुअल ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है, दैट इज नथिंग बट कम्स अंडर द ड्यूटी एथिक्स। सो इट इज द आवर ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए। डोंट कॉज सफरिंग टू द अदर पीपल, आपके चलते आप किसी का प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। बी फेयर टू अदर्स, सबके साथ आपका सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। So ethical acts are result of proper performance of one's duties. आपकी एक इंडिविजुअल ड्यूटी के कारण लोगों के अंदर कितनी चेंजिंग हो रहे हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने लोगों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कम्स अंडर द योर ड्यूटी एथिक्स। इसके अंदर होता है आपका ये ड्यूटी एथिक्स। सो इथिकल एक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटी। अपनी ड्यूटी मतलब आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा इंजीनियर बन गए, आप मान लीजिए कि आप जो है इंडियन रेलवे में, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके अंदर जो 1000-2000 लोग काम कर रहे हैं, वो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, आप ऑब्वियस एक ग्रुप ए जॉब में हैं, आपके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से लीड कर रहे हैं, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबको एक प्रॉपर वे में रखना, दैट्स योर ड्यूटी। यो आपकी ड्यूटी बनती है, किसी दूसरे की ड्यूटी नहीं बनती है। सो द ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट, डोंट टू बी ऑनेस्ट एंड दूसरे का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है या अपने परफॉर्मेंस के दम पे सोसाइटी के लिए, सोसाइटल के लिए बहुत अच्छे करना, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी एथिक्स, दैट कम्स अंडर योर ड्यूटी एथिक्स। Now come to the next, right ethics. So what do you mean by the right ethics? Right ethics holds that people have fundamental rights that other people have your duty to respect. फंडामेंटल राइट्स जो भी है आपकी, है ना, उसका ड्यूटी क्या होती है कि दूसरे की ड्यूटी को रेस्पेक्ट करना, दैट्स नथिंग बट कम्स अंडर द राइट एथिक्स। किसके अंदर होता है आपका राइट एथिक्स, है ना। सो ड्यूटी एथिक्स का जो मेन फंडा है, ड्यूटी एथिक्स का जो मेन काम है वो क्या है कि राइट एथिक्स को जो है प्रोटेक्ट करना, है ना। सो राइट एथिक्स हैविंग द मेन ड्यूटी, the in duty ethics the people have the duties, the people have your duties to protect the right of others। दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो ड्यूटी होती है, जैसे मान लीजिए एक गरीब लोग हैं, एक अमीर आदमी है, ठीक है, मान लीजिए आपने अभी हॉस्पिटल में गया, कोविड का सिचुएशन अभी देख रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है। अब क्या है कि मान लो गरीब आदमी गया तो उसका भी उतना ही हक है, अमीर आदमी गया उसका भी उतना ही हक है, बट इसको क्या होता है कि नहीं मिल पाता है, अमीर आदमी को मिल पा रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं वो अपने ड्यूटी इथिक्स को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। अगर उसको राइट टू ड्यूटी इथिक्स अगर पता है, वो अपने ड्यूटी इथिक्स से अगर नहीं हटना चाहते हैं,
तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे उनको बेड दिया जाता और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता। इसलिए ड्यूटी इथिक्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्यूटी इथिक्स होंगे वो अपने राइट इथिक्स को प्रोटेक्ट करेगा सर। So that is the basic of the lecture 1 of the ethical theories and what is the ethics. So this is the basic of the ethics and engineering values. So my dear students, my dear fellow, my dear friends, प्लीज जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मेरा चैनल एकदम यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्पेसिफिक में बनाया हूं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंच चुके, है ना। Thank you so much, and thank you for the watching.